नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के मुतालिक हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का तामीरी शोबा, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तामीराती शोबे के साथ साथ ये बड़ा अहम है कि इसकी तशहीर भी की जाए, और बिलखुसूस अगर देखा जाए तो नुमाइश की सूरत के अंदर अगर बताते रहें मुख्तलिफ इदारे कि जनाब उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और क्या होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मुल्क के अंदर एक अहम शोबा है तामीरात का। इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे आम आवाम के साथ इनका मौजू, इनका मकसद, इनका जो बिज़नेस है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर आदमी जो है ख्वाह है कि उसका अपना घर हो, फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो या फिर ज़मीन हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक जनरल ट्रेंड है लोगों का कि इसी तरह वो अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करते हैं और यूटिलाइज़ भी करते हैं, और ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी है हाउसिंग की। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर ख़ास तौर पे तामीराती शोबे के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालें। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ मैं कराता चलूँ, जनाब अल्ताफ़ ताई साहब जो कि चेयरमैन हैं सदर्न रीजन के आबाद के। वेलकम करता हूँ अल्ताफ़ साहब आपको। शुक्रिया अली भाई। अल्ताफ़ साहब, मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें मेरे जहन में हैं, मैं चाहूँगा कि वो जल्दी जल्दी आपसे पूछ लूँ। बिलखुसूस चूँकि अभी आप नुमाइश के ही वेन्यू से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये ज़रूर बताएं कि जो नुमाइश का आपने इनेकाद किया है इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या है? इसके पीछे बुनियादी मकसद ये है कि हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिले और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा हो कि पाकिस्तान में किस तरीके से हाउसिंग ली जाती है और किस तरीके से बाहर वाले और हमारे वाले मकान ख़रीदें, और इनको हम पूरी डिटेल दें और बिल्कुल तरीके से इनको हम गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी जो मैंने देखी है वो ये है कि ज़ाहिरी बात है देयर इज़ ऑलवेज़ ए फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल एस्पेक्ट टू इट एज़ वेल। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये भी बताइएगा कि यहाँ पर लोग ज़ाहिरी बात है नुमाइश में अपनी प्रोडक्ट्स और बिलखुसूस जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि हाउसिंग यूनिट्स, इनको भी डिस्प्ले करेंगे। तो इससे जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है, क्या कोई बेनिफिट भी मिलेगा आवाम को इससे कि वो इस नुमाइश पे आएँ, तो कोई मतलब उनको कोई बेनिफिट भी मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, आबाद ने इस साल लास्ट ईयर एक क्या था लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार एप्लीकेशन आई थी। इस साल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और एप्लीकेशन लेंगे, और इंशाल्लाह हमारी जगह अलॉट हो गई है। तो हमारी आबाद की हमेशा काविशें होती हैं जिसमें हमको ना गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलता है ना गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारी काविश होती है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि हमसे 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। तो हम मैक्सिमम चाहते हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस करें कि इस आबाद जिसमें 1000 मेंबर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर लोगों को अच्छी और बेहतरीन और सस्ती रिहाइश का भी फराहम करते हैं काम करने के बाद, तो उससे लोगों को अवेयर करें। और ये इस्लामाबाद में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी है आबाद एक्सपो। इससे पहले हम कराची में भी करते रहे हैं, लेकिन इस साल जो कि कराची में बैन लगा हुआ है, इसकी वजह से हमने कराची में आबाद एक्सपो नहीं की है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमको ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन मिल गई है, और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमको परमिशन मिल जाएगी, तो हम इंशाल्लाह अगले साल बहुत ही अच्छी एक्सपो करेंगे जो हमने लास्ट ईयर की थी आबाद की। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो आप बन चुके हैं, तो अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनने के बाद मेरे ख्याल आपको तालीम याफ्ता लोगों को रोज़गार भी अब देना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ सोचा है कि ये जो तालीम याफ्ता हमारे यहाँ यूथ है, इसको भी आप अपनी फील्ड में रोज़गार दें? क्योंकि जो आप कॉर्पोरेटाइज होते जाएंगे, ज़्यादा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश होंगे, तो फिर यूथ की एम्प्लॉयमेंट का भी एक ज़रिया बनेंगे। कोई है तवज्जो इस तरफ? बिल्कुल बिल्कुल है तवज्जो। इस आबाद एक्सपो जो कल हमारी आबाद एक्सपो को जो गवर्नर पंजाब साहब ने ओपनिंग की है, आज दूसरा दिन है। इसके अंदर आबाद जॉब फेयर लगा हुआ है, जिसके अंदर से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से हमने एफिलिएशन किया हुआ है, और वहाँ से हमने जितने भी लोग पढ़ के निकलेंगे उनको हमने बुलाया हुआ है, उनसे हम इनकी CV ले रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इनको मैक्सिमम तरीके से एकोमोडेट करें और जॉब्स प्रोवाइड करें और इनको ट्रेन करें। क्योंकि देखें, एक तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने का होता है और एक होता है प्रैक्टिकल करने के लिए हम इनकी CVs ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इनको फुल कोऑपरेट करेंगे और पूरे पाकिस्तान के बेस पे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ की वजाहत चाहूँगा। बात आपको पता है कि अभी बजट आया हुआ है, आप भी, ये लोग कहते हैं आम तौर पर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को, अब आप वहाँ भी बैठे हुए हैं, तो बजट जो आपने सुना, देखा, समझा, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको जो है मुतासिर किया? आपकी इसके बारे में क्या राय है बजट के मुतालिक? ये तामीराती शोबे के लिए कैसा रहेगा? तामीराती शोबे को तो कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया गया। हम लोगों से बात हुई, हमको कहा गया कि हम ARD और RD दोनों हटाएंगे ऐसे स्टील्स के ऊपर से,
जो कि आरडी और एआरडी से पहले एसएस का रेट, स्टील का रेट था 68,000 रुपये, जो अब इस वक्त 1,02,000 रुपये में अवेलेबल नहीं है। ये डायरेक्ट पब्लिक को इसका नुकसान होगा, क्योंकि हम तो 1,02,000 रुपये में लेके पब्लिक को पास ऑन करेंगे, तो इसका बराह रास्त नुकसान पब्लिक को है। सीमेंट जो बढ़ गई है, रेडी मिक्स जो बढ़ गया है, इसका डायरेक्ट नुकसान पब्लिक को है, जो कि हम तो एक मिडिल मैन है, प्रोवाइड करते हैं पब्लिक से, और लेकिन इसमें कोई भी आवाज़, कोई भी मुराद नहीं गई है। कंस्ट्रक्शन से कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया गया। अच्छा, तो आपके ख्याल से अब क्या ऐसे इक़दाम लिए जा सकते हैं आपकी जानिब से या हुकूमत की जानिब से कि अब बजट डॉक्यूमेंट तो जैसा तैसा पेश हो गया, ज़ाहिर बात है, मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डरों को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये 4 मिलियन वाला जो मसला है ये बड़ा संजीदा हो सकता है, क्योंकि जो भी बिल्डर है, ज़ाहिर बात है, कमर्शियल इंटेंट के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, मिडिल क्लास के शोबे को बेचता है, तो अगर 40 लाख तक महदूद कर देंगे, बहुत सारी हाउस वाइफ, बुज़ुर्ग, ऐसे लोग जो कि फाइलर नहीं हैं, अगर उनकी दस्तरस से बाहर हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? इसके ऊपर कोई डायलॉग हुआ आप लोगों के दरमियान? बिल्कुल डायलॉग हुआ है, हम डायलॉग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 4 मिलियन का जो एनटीएन नंबर का दिया, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझती है कि किस तरह करेगी। लेकिन मैं आपको कहूँ, जो एक्सपर्टीज़ है, जो बाहर पाकिस्तानीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ बेचते हैं, साल के $16 बिलियन ये बेचते हैं। $16 बिलियन जब आते हैं तो ऑलमोस्ट 10 बिलियन इसके अंदर से प्रॉपर्टी में लगते हैं, लेकिन जो 6 बिलियन होते हैं, 10 बिलियन प्रॉपर्टी में लगते हैं। लेकिन जो पुरानी पॉलिसी थी कि 10% जो सिंध गवर्नमेंट का टैक्स था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स था और फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स का, वो टैक्स देने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी जो FBR वैल्यू और DC वैल्यू पे आपको जाना पड़ता था। अब उसको गवर्नमेंट ने किया है कि 1% टैक्स कर दिया है FBR वैल्यू का, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं किया, जो उन्होंने हमें कहा था कि हम पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज बजट आएगा, कल बजट आएगा इंशाल्लाह ताला। बजट को देखते हैं सिंध प्रोविंशियल बजट में क्या होता है, क्या मराहत मिलती है और किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर इतनी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है कि आपको इसका अंदाज़ा है 4-5 लाख स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है, जिसको नुकसान पहुंच सकता है। 70 से 72 इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ एफिलिएटेड जो टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भरती हैं इस गवर्नमेंट को, जिसका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट है, और गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल मराहत देनी चाहिए और बहुत इंसेंटिव देने चाहिए। डेवलपर्स को स्पेशल इंसेंटिव देने चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने एग्रीकल्चर में इंसेंटिव दिए, इस तरीके से इस एग्रीकल्चर की तरह इसको डेवलपमेंट को भी इंसेंटिव देने चाहिए कि जो आदमी डेवलप करता है, जो आदमी एक बिल्डिंग बनाता है, जो आदमी 1,000 गज का या 2,000 गज का कमर्शियल प्लॉट लेता है, जिसको कन्वर्ट करता है 40 फ्लैट में, 30 फ्लैट के अंदर, तो डेफिनेटली काम करने वाले को इंसेंटिव मिलना चाहिए, टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसको बिल्कुल प्रोग्रेस देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये शोबा तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। 1 करोड़ 20 लाख घर कम है। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है कि जितने इकदाम लिए गए हैं वो इससे बरक्स हैं। ऐसा मेरा ख्याल है कि जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं अभी तक, वो शायद ये जो आप बयान कर रहे हैं इसकी बरक्स हैं। आप भी क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। मैं इनको यही कहूँगा कि इनको मराहत देनी चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर शोबे में सब्सिडी दी जाती है, इस तरीके से डेवलपर को सब्सिडी नहीं दे, कम से कम इंसेंटिव नहीं दे, कम से कम इनको स्टेट तो करे, इनको फेवर तो करे, ना कि इनको रोका जाए काम से। हालांकि इसमें बहुत बड़ा 1/3 ऑफ द GDP हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग GDP कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप लोग इसकी बात करते हैं कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट की जानिब कितना ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ज़्यादा रेवेन्यूज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक शायद ओवरऑल इकॉनमी के अंदर भी उनकी कंट्रीब्यूशन मिनिस्कुअल है, यानी बहुत ही कम है। तो वो उन लोगों को तो मराहत मिल जाती हैं, वो छूट भी ले लेते हैं, आप लोग नहीं निगोशिएट कर पाते, इसकी क्या वजह है? हम नेगोशिएट करते हैं, हम बुलाते हैं, हमसे वादे किए जाते हैं, लेकिन सर अथॉरिटी इज़ अथॉरिटी। फाइनली अथॉरिटी जो करेगी वो बेहतर समझती है। हम तो हमारा काम करते रहेंगे, किसी भी सरकमस्टेंसेस में हमने काम करना है। आदमी को हर तरीके से जीना है, क्योंकि हमारा काम यही है। 1,000 मेंबर है हमारे जो माशाल्लाह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवलपमेंट करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और डे बाय डे ये शोबे में अभी भी बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस शोबे को इंसेंटिव दिया जाए, आबाद को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और इससे
मुल्क की आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा, इससे इस मुल्क में रहने वालों को फ़ायदा पहुंचेगा, इससे इस मुल्क में जो बाहर एक्सपर्टीज़ जो हार्ड अर्न मनी यहाँ बेचते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही किया जाता है कि बाहर जितने भी एक्सपर्टीज़ होते हैं वो अपने घर में अपने मुल्क में चाहते हैं कि हम एक मकान लें, एक अच्छी सी चीज़ लें जो हमारे बच्चों को काम आएगी, तो डेफिनेटली इनको इंसेंटिव दिया जाए। और मैं ये भी कहूँगा आपके तवज्जुह से कि नाइकॉप डील किया जाए, नाइकॉप के तौर पे डील किया जाए, जो 4 मिलियन का किया गया है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका नाइकॉप बना, उनको उसका बेनिफिट दें। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मजीद मौजूआत के बारे में गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम शोबा तामीरात के मुतालिक और बजट के अंदर क्या क्या आया है। कुछ तजावीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ के बारे में अब मज़ीद बात करना चाहेंगे। एक बात इन्होंने ये भी की, हमारे फाजिल मेहमान जनाब अल्ताफ़ ताई साहब ने, जो कि चेयरमैन है सदर्न रीजन के आबाद के, उन्होंने कहा जनाब ये नाइकॉप यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एकोमोडेट किया जाए। बहुत सारे इनमें से जो हैं बड़े मेहनत कश हैं, पैसे बाहर कमाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर वो पैसे वापस भेजते हैं पाकिस्तान, और फिर अब उनके ऊपर अगर कदगन लगाई गई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने पर तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन शायद अल्ताफ़ ताई साहब इस वजह से ये कह रहे हैं कि जनाब हम इक़दामात ले रहे हैं ताकि रियल एस्टेट की प्राइसेस कम हो जाएं और रियल एस्टेट के अंदर स्पेकुलेशन कम हो जाए। ये तो शायद बिल्डर्स के लिए अच्छा हो, लेकिन इसकी क्योंकि ये दोधारी तलवार है, इसका इम्पैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टेड यूनिट और बिल्टअप यूनिट के ऊपर भी आएगा। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। शायद अगर आप उनके साथ इस पर आर्गूमेंट करें कि जनाब प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड यूनिट को सेपरेटली ट्रीट किया जाए और सीलिंग्स को भी, कैप्स को भी जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो इस बारे में कुछ आप लोगों ने आपस में गुफ्तगू की? मैं आपको कहूँगा कि ये कहेंगे कि ये इससे करने से कीमतें बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कीमतें बढ़ती हैं रॉ मटेरियल के इस्तेमाल होने से। एक लैंड की वैल्यू के बाद इसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन किया जाता है, वैल्यू एडिशन करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अब सिरिया लेना है, हमने सीमेंट लेनी है, हमने टाइल लेनी है। टाइल जो कि इन्होंने ARD लगाई हुई है, सिरिया के ऊपर ARD लगाई हुई है, 30% सिरिया की कॉस्ट बढ़ गई है। अगर हम देखते हैं 68 से तो 30% बढ़ गई है, और अगर हम 68 को रिवर्स करके देखते हैं तो 50% ऑफ द कॉस्ट बढ़ गई है। इसका मतलब 68 को अब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 34 रुपीज़ पड़ती है, तो ऑलमोस्ट 45% कॉस्ट बढ़ा दी है सिरिया की। तो आप मुझे बताएं कहाँ से लोगों को सस्ता मिलेगा, किस तरह मिलेगा, मुझे बताएं। अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो बिल्डर कहाँ से सस्ता करेगा, कहाँ से सीमेंट महंगी होगी। आपने सीमेंट के ऊपर 2.5 रुपये KAC का वो लगा दिए, एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, आपकी रेडी मिक्स महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, तो किस तरीके से आप रॉ मटेरियल को सस्ता लेके महंगा लेके सस्ता बेचेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो बात आपने जो की है ये अंडरस्टैंडेबल है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग यूनिट, बिल्टअप यूनिट की कीमत बढ़ जाएगी। ये तो एक चैलेंज है। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पर एलेबरेट करें कि इज़ अ बिल्डर डिफरेंट फ्रॉम ए रियल एस्टेट डेवलपर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। बहुत सारे बिल्डर ये कहते हैं कि हम खालिसतन रियल एस्टेट का बिज़नेस तो नहीं कर रहे, हम तो ये वैल्यू एडिशन वाला काम कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या दोनों में तफरीक होनी चाहिए या दोनों को इन यूनिशन यानी एज वन देखना चाहिए? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, दोनों में तफरीक है। रियल इस्टेट बिजनेस अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है। वी हैड ओनली 1000 मेंबर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स हु हैव NTN नंबर, और वो उनको ले बगैर हम आबाद का मेंबर नहीं बनाते। इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ आबाद तो डेफिनेटली आप जब लेंगे तो यू हैड अ कमर्शियल प्लॉट ऑफ 400 यार्ड्स, मिनिमम 400 यार्ड्स और मोर देन दैट ना। तो इसका मतलब आप जब कमर्शियल प्लॉट लेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, जब भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो हम यही तो इनसे कह रहे हैं कि जब हमारे आबाद का जिस तरीके से लोगो है, इस तरीके से आबाद के लोग जो डेवलपमेंट करते हैं आइधर खाली प्लॉट लेके अगर प्लॉट बेचते हैं तो उनके लिए नहीं, जो डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट करने वाले सेक्टर को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए, जिस तरीके से एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है 143B फुल एंड फाइनल टैक्स रिजाइम। जिस तरीके से इन्होंने हमको 1 साल FTR दिया, FTR देने के बाद पूरा शहर बैंड था उस वक्त, तो हमारी इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि 5% हमको देने थे उस साल। 5% देने के बाद अगले 3 साल में हमको पैसे भरने थे, जो ऑलमोस्ट हमने 10 बिलियन
10 बिलियन रुपीज़ का कंट्रीब्यूट किया था, 50 करोड़ रुपए हमने भरे थे और 10 बिलियन का हमने कंट्रीब्यूट किया था फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा उस वक्त हमारे को अप्रूवल्स नहीं मिल रही थी। तो स्पेशली मैं आपको ये कहूँगा कि रियल इस्टेट बिजनेस और डेवलपमेंट बिजनेस इज़ टोटली डिफरेंट। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि इन दोनों में तफरीक है, इनको ट्रीट भी डिफरेंटली करना चाहिए और ख़ास तौर पे ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये एक बाकायदा एक फील्ड है जो कि बहुत, जिसे आप कहते हैं टाइम इसमें बहुत लगता है, इसमें एफर्ट्स लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और कंसिडरेशन चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई नहीं देती। वो ये कि आप लोगों को इंडस्ट्री के तौर पर तस्लीम कर लेते हैं, आपसे टैक्स भी ले लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंसिंग का मामला आता है तो फाइनेंसिंग नहीं देते और फाइनेंसिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है टू लुक टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या अभी तक कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस नहीं किया गया? बिल्डर आज भी बेचारा फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा मोतबर शख्स, मार्केट के अंदर बड़ा मशहूर और पैसे वाला तस्वुर किया जाता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होती है, सरमायाकारी चाहिए होती है, तो बैंक से मेरे ख्याल लोन लेना थोड़ा मुश्किल है। इसके बारे में थोड़ा हमें आगाही दें। नहीं, बैंक तो लोन नहीं देती है, लोग लोन देते हैं, सिस्टम बना हुआ है, हम इन्वेस्टर्स लेते हैं, इसके लिए हमको शो भी करना पड़ता है, अपने आप को भी प्रोफाइल हाई करना पड़ता है, इन्वेस्टर हम रखते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट्स भी लेते हैं, उनको पार्टनर्स भी करते हैं अंडर द टेबल और हम काम करते हैं। लोग जो हमारे पास बुक कराते हैं, जो हमको पेमेंट दे जाते हैं, उनसे हम पेमेंट लेते हैं, उसी से हम प्लॉट लेते हैं और हम मिडिल मैन का किरदार अदा करके इसको कंस्ट्रक्शन रेस करते हैं और अपनी अपनी प्रेस्टीज के हिसाब से डिलीवरी करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा काम हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो सारी यूथ स्किल्स आई हुई है, सारे जितने भी हमारे बिल्डर्स आए हुए हैं, सब पढ़े लिखे बिल्डर्स हैं, दे वांट टू डिलीवर अ गुड थिंग ओवर देयर, बट इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी हमारे ऊपर नजर करम हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क और अच्छा ट्रेंड हो जाएगा। आज 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है, जो साल के 3 लाख घर बढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है स्लोली एंड ग्रेजुअली इस कमी को हम नीचे करेंगे इंशाअल्लाह। हम देखें जिस तरीके से हम ये आबाद एक्सपो करते हैं, क्यों करते हैं कि हम हमारे एक्सपर्टीज़ को भी इसमें आगाह करें, हमारे लोकल्स भी आते हैं, हम चाहते हैं लो कॉस्ट हाउस की भी हमने 2 साल से स्कीम की हुई है, जिसके लिए हम जगह का इंशाल्लाह हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। जो हमारे पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी साहब, आरिफ भाई इसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों को 20 लाख 21 लाख में हम घर दें, अपना घर दें। तो हम चाह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें और हम चाहेंगे इसमें थोड़ी सी हमको अगर गवर्नमेंट के इंसेंटिव मिल जाए, थोड़े से हमको फेवर मिल जाए, तो इंशाल्लाह ताला इसमें लोगों का भला होगा। अच्छा, इसमें हमारा भला नहीं होगा, मतलब लोगों का व्यापारी भला बात, होगा और हम इसके लिए देखिए व्यापारी और कारोबारी बात भी साथ करनी चाहिए ज़रूर। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ पर भी अब तवज्जो देनी पड़ेगी कि प्रीमियम हाउसिंग जो है दुनिया भर में, कहीं पर भी आप दुबई चले जाएं, यूएई के अंदर नई हाउसिंग आ रही, मशरिक़ वस्ता में आ रही, यूके यूएसए में आ रही है, हर बंदा जानता है प्रीमियम हाउसिंग में बनते हैं पैसे। अब उसकी तरफ भी तो तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप उसको फ्लरिश नहीं होने देंगे प्रीमियम हाउसिंग को, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा इंडस्ट्री में, वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? ये बड़े बड़े जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक कैपिटल्स बने हैं, ये प्रीमियम हाउसिंग, प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन पे ही बने। क्या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, हमने इस पर भी फोकस किया हुआ है। बहुत से लोग जो हमारे बहुत से बिल्डर हैं वो बहुत अच्छा काम, अच्छी चीज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम प्राइस पे बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप एक कोई भी काम करते हैं, तो जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक गाड़ी है, अल्टो है, वो भी गाड़ी है, वो बिकती है 7 लाख रुपए की, और एक मर्सिडीज़ बेंज है, वो बिकती है 1 करोड़ रुपए की। तो दोनों में फ़र्क है, गाड़ी तो वो भी है, गाड़ी तो ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीमियम का माल भी बेचते हैं। आपको बताऊं कि डेवलपर्स जो है ना, वो बेस्ट क्वालिटी डेवलपर करता है, बेस्ट प्राइस का डेवलप करता है और लो कॉस्ट भी करता है, क्योंकि हमारे पास तो हर किस्म के कस्टमर है। एरिया के हिसाब से हम कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, एरिया के हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और एरिया के हिसाब से हम चीज़ बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर का जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी गुंजाइश होगी, वहीं पर आगे खरीदेगा वो। अब तक गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आई कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो आबाद के मेंबर्स हैं, ये एक लैंड लेते हैं, लैंड लेने के बाद इसको 3 साल की किस्तों, 4 साल की किस्तों पे कंप्लीट करके बेचते हैं, जो किस्तें हम लोगों से लेते हैं, पेमेंट लोगों से लेते हैं, इसके बाद हम इनको घर देते हैं। तो हम एज ए पार्टनर, एज ए इनको वो कर रहे हैं, इनको एकोमोडेट कर रहे हैं कि आपको ये मकान मिलेगा, आपको ये फ्लैट मिलेगा, आपको ये प्लॉट मिलेगा। इसके अंदर एक रिस्पेक्टेड मेंबर होता है हमारा आबाद का, वो डिलीवरी करता है, इसके बाद रिस्पेक्ट मिलती है, इस तरीके से लोग बुक करते हैं। ये खाली पाकिस्तान का निज़ाम नहीं, दुनिया का निज़ाम है।
नहीं, ये बात तो देखें, असल में बात ये है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बड़ी पेचीदगियाँ हैं। ज़्यादातर बिल्डरों को मिलता हूँ तो उनकी टेंशन कतई ये नहीं होती कि हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है। उनकी टेंशन ये होती है ये फ़ाइल किस तरह से पास होगी, वो अप्रूवल कैसे मिलेगा, फ़लाँ चीज़ का ओके कहाँ से मिलेगा। पहले तो, अब फिर भी मैंने सुना है निज़ाम आसान हो गया, पहले बिजली के कनेक्शन के लिए भाग दौड़, पानी के कनेक्शन के लिए तो अभी भी भाग दौड़ होगी, क्योंकि मुझे वाटर बोर्ड के महकमे का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। तो ज़्यादा उसकी दौड़ें इस पे लगी होती हैं, बेचारा कंस्ट्रक्शन पे कहाँ उसकी तवज्जो होती है, कंस्ट्रक्शन पे तवज्जो नहीं होती। जब उसका प्रोजेक्ट बन रहा होता है, हाँ उसके बाद फिर उसके पास अच्छे पैसे आ जाते हैं, फिर वो बाबू बन जाता है, लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसकी हालत ख़राब हुई होती है। इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? उसकी तवज्जो कंस्ट्रक्शन पे नहीं है, भाग दौड़ पे दूसरे कामों पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी हमको एनओसीज लेनी पड़ती हैं, कई एससी से हमको एनओसी मिल जाती है, प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वाटर बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट की वजह से एनओसी का प्रॉब्लम हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम उसके भी बहुत होपफुल है कि हमको मिल जाएगी। डेफिनेटली हमको एनओसीज लेनी पड़ती हैं, हमको 5-6 किस्म की एनओसीज लेनी पड़ती है एक इदारे से, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। और तो बाकी मामला भी आपसे पूछता हूँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये बाकी मामला भी आपसे, ये जो सरकारी मामलात होते हैं आपके, इसमें वक्त ज़्यादा सर्फ हो जाता है, इसमें कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई सिटीज़न का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली दिस इज़ एन एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये क्यों हो रही है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि तामीरात के शोबे के अंदर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद का ज़्यादा वक्त इस चीज़ में सर्फ हो जाता है कि जनाब सरकारी इदारों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। ये मैंने लफ्ज़ बड़ा गहरा इस्तेमाल कर लिया है। और फ़ाइलें भी खैर उनको कागज़ों के ज़रिए उनका पेट भरना पड़ता है, और पेट भरने से फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे अल्ताफ़ ताई साहब के साथ बात कर रहा हूँ। अल्ताफ़ ताई साहब, ये जो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली सरकारी ज़रूरियात पूरा करना और फ़ाइलों का, और फ़ाइलों वालों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ाइलों का पेट भरना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आप मुझे अभी बता रहे थे कि बहुत सारे सरकारी इदारे हैं जिनके साथ आप लोगों की किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन रहती है और उसकी वजह से आप बड़े परेशान रहते हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाउ कैन वी सॉल्व इट? प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? इसको इजी करना चाहिए। इसको देखें, जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से जो चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, चाहे इसमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको इजी करना चाहिए। और उसको तो हमने रिक्वायरमेंट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं। देखें, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर के लिए करना है, जिस तरीके से आपको सेफ्टी के लिए करना है, फायर मेजर्स के लिए करना है, वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, उसकी हम रिक्वायरमेंट को नहीं रोकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें आसानियाँ पैदा हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका रिकॉर्ड देखा जाए, बिल्डर्स का रिकॉर्ड देखा जाए, इसके बाद इसमें परमिशन दी जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये परमिशन हमको लेनी पड़ेंगी, जो भी रिक्वायरमेंट है एज़ पर द रिक्वायरमेंट सबको लेनी पड़ेगी। हम भी लेते हैं और लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है ये। तो ये आप कह रहे हैं कि ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप लोग किसी न किसी तरह से इसका सोल्यूशन ज़रूर चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कैन अश्योर यू कि जब तक आप लोग नज़रों में रहेंगे और प्रॉस्पर करेंगे, फ्लरिश करेंगे, तो फिर तब तक सरकारी इदारे थोड़ा बहुत तो आपके साथ छेड़छाड़ करते ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलूँ। प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही एसेंशियल फील्ड है। वेस्ट के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप लोग भी कुछ फोकस वगैरह कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर? इसके बारे में मुझे बताएं। बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। आज इसके ऊपर हमारा सेमिनार हो रहा है। इसके अंदर 3-4 हमारे जो सेमिनार में हमने गेस्ट बुलाए हुए हैं, बाकायदा बिल्डिंग प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के ऊपर वो आज हमको लेक्चर देंगे, वो लेक्चर हम सुनेंगे। अभी तक 1% भी हमारे डेवलपर्स पे नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत बड़ा फोकस है। इससे बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होती है और टाइम की सेविंग होती है। तो डेफिनेटली जिस तरह वेस्ट जा रहा है, इस तरीके से हमारे हम बिल्डर्स को भी लिटरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला लिटरेट करेंगे। और आगे अच्छा दौर है, पढ़े लिखे हुए दौर है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम आराम से अडोप्ट कर सकते हैं। हमारे लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है टू डिलीवर, टू अडॉप्ट द थिंग्स एंड डिलीवर इट। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इस पर बड़ी ईजी अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं। चलें, आई एम वेरी होपफुल कि ये आप अचीव कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। सीपेक का भी आ रहा है, चाइना वाले भी पाकिस्तान आएंगे, कंस्ट्रक्शन के मंसूबों में भी हो सकता है पार्टिसिपेट करें। आर यू होपफुल के कोई जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं उनके साथ चाइनीज़ के साथ, और कोई ऐसा अच्छा काम करके दिखाया जा सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना ने भी कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत महारत हासिल कर ली है, और कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो, कंस्ट्रक्शन एक्विपमेंट हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हों, जिसमें हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है अगर आप बात करें तो टाइल्स से लेकर आपके स्टील बार से लेकर, और मैं ये कहूँगा कि दीगर और चीज़ें जो कि इस्तेमाल हो रही, जिसमें सैनिटरी भी है, उसके अलावा जनाब स्विचेज़ हैं वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिकल, जितना आप समझ लें, तो उनसे कुछ बेहतरी हो सकेगी सीपेक के मंसूबे के जो की तकमील के बाद, कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को फ़ायदा हो? जी देखिए, मैं आपको कहूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर भी सब चीज़ें बनती हैं, जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे हर आदमी का अपना वो होगा। अगर इवन प्लेइंग फील्ड दी गई है सीपेक के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भी बड़े मेहनती लोग हैं, डिलीवरी करने वाले लोग हैं, मेहनत वाले लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं। जब हम यहाँ बैठ के कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, हर चीज़ इंपोर्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह जब डिलीवरी दे सकते हैं, तो जब हमको इंसेंटिव दिए जाएंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली वी आर द कम्पिटिटर्स, वी नो हाउ टू कम्पीट द थिंग्स। अभी तक उन्होंने उनमें से किसी ने अप्रोच किया? वी नो हाउ टू डिलीवर द थिंग्स। अभी तक किसी ने आपको अप्रोच किया कोई? जी, हमारा हुआ था। हमारा अभी हमने आबाद के अंदर एक किया था, जॉइंट वेंचर किया था, चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स को बुलाया था, वहाँ से 17-18 लोग आए थे। दे आर विलिंग टू गो फॉर द जॉइंट वेंचर विद पाकिस्तानी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी उन्होंने भी हमको दावत दी है, हम भी इंशाल्लाह जाएंगे चाइना और बैठेंगे इनके साथ, देखते हैं क्या फिजिबिलिटी बनती है, क्या नहीं बनती है। लेकिन मैं आपको कह दूँ, सीपेक एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसको इकोनॉमिक तरीके से बहुत पाकिस्तान में बेनिफिट होगा। पर मैं आपको कहूँ कि ये जितने भी बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, दे आर वेरी मच कैपेबल टू डिलीवर द थिंग्स, दे नो हाउ टू डिलीवर द थिंग्स, और अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छी कैपेबिलिटीज़ है इनको। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको भी कोई इशू हो। मैं आपको, जैसे आपने कहा कि चाइना के बाद मशीनरी, हम चाइना से मशीनरी मंगाते हैं, हम कोरिया से मंगाते हैं, हम स्पेन से टाइल्स मंगाते हैं, मतलब हम बाहर से 50% चीज़ें मंगा के जब हम यहाँ पे कंपाइल करके डिलीवरी देते हैं, तो इट्स नॉट अ मैटर, इट्स अ मैटर कि हमको थोड़ा सा इंसेंटिव चाहिए, हमको थोड़ी सी मोहब्बत से हमको हमारी तरफ देखे गवर्नमेंट और हमको थोड़ा इंसेंटिव दे, तो इससे लोगों का फ़ायदा पहुँचेगा, आम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू हैव मेंशन्ड। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आगे चल के हमारा एम भी यही होना चाहिए कि अगर ये मंसूबा हमने कामयाब करना है तो इसे म्यूचुअली बेनिफिशियल बनाया जाए, एंड वी नीड टू वर्क विद देम, नॉट फॉर देम ओनली, और हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। आई कैन टेल यू जी I can tell you one thing, why we are doing all these things. Definitely we can get some benefit from this business, but we want to deliver some good things to the peoples of Pakistan, जो हमारे भाई हैं. We want to give them something from the platform of Abaad, from the platform of developers. So मैं आपसे यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लगन से करते हैं, बाकी अल्लाह के ऊपर रखते हैं कि अल्लाह हमको कामयाब करे। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्रॉस्पर है, आगे भी प्रॉस्पर रहेगा, और हम पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं और हम ये काम करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर आज हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, हमने बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर कर ली आज। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर भी तामीराती शोबे के मुतालिक बातचीत करते रहें, और इस पर गुफ्तगू के साथ साथ मंतकी हल भी हम ढूंढते रहें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।